एक दो एग्जाम्पल भी बता दिए थे उसके कि फ्लक्स का कैसे काम करता है। वो बता दिया था कि कटोरे वाला, वो नहीं बताया था क्या? अच्छा, वो तो गाउस के नियम में बता देंगे। गाउस का नियम बता देता हूँ एक बार वापस, है ना। कल थोड़ा सा फ्लक्स पढ़ाया नहीं था, तो पहले ये चल लेते हैं गाउस का नियम। हाँ भाई, गाउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, निर्गत का मतलब बाहर जाने वाला फ्लक्स, निवेशी का मतलब है अंदर आने वाला फ्लक्स, तो निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कुल फ्लक्स फाई ई, समाकलन करना पड़ेगा, तो ई वेक्टर डॉट डी एस, ये इसमें राउंड लगा दिया। इस राउंड का क्या मतलब है? अपने पास पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए अपने पास। अब इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, निहित कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन इसमें एक चीज और चलें। निर्वात के लिए क्या चलेंगे बताओ? निर्वात के लिए क्या लिख दोगे इसको? फाई ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब कल मैंने एक चीज बताई थी, आज और क्लियर कर देता हूं मैं। मान लो कि कोई पृष्ठ है बंद, उससे निर्गत कुल फ्लक्स जो है किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या इसमें आवेश नहीं है? तो इसका जवाब है इसमें आवेश नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों ही चीजें रहेगी इसका जवाब। यूं अपने को लग रहा है कि फ्लक्स जीरो कब हुआ होगा? जब अपने पास आवेश किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। पर इसका सही आंसर ये रहता है कि इसमें आवेश का मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन बता देता हूं मैं। जैसे फाई ई इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एंड वी गेट सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? तो टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ सरफेस किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के इक्वल। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि आवेश है ही नहीं इसमें, आवेश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गई बात। अब एक ये है आवेश होते हुए भी फ्लक्स जीरो हो सकता है। कैसे? ये पृष्ठ है, ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों? अब देखो टोटल कितना आवेश हो गया बताओ? जीरो। टोटल आवेश जीरो होगा तो फ्लक्स भी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। अब तुम इस समय ये नहीं कह सकते कि पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, क्योंकि आवेश है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर फ्लक्स जीरो है तो उस पृष्ठ में आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आवेश होगा तो जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणावेश भी होना आवश्यक है। मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई धनावेश और ऋणावेश अलग अलग होंगे, दोनों का मान बराबर होता है। अब जैसे कोई द्विध्रुव, ये द्विध्रुव बन गया कि नहीं बन गया? इसीलिए अगर किसी पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव रखा गया है तो नेट फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर होता है। क्लियर है मामला? आगे अपन एक और चीज चलते हैं इसमें। ये देखो, जैसे ये है, ये विद्युत क्षेत्र है एक समान, ये पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किसके बराबर होगा? गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर। कारण इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, पहली बात तो। अब तुम बोलोगे भाई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो जा रही है कि नहीं जा रही है, तो एक चीज पे ध्यान दो, ये देखो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही है उतनी ही कहां निकल रही है अपने पास? बताओ, बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है? तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही है उतनी ही बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। मतलब जितना निवेशी फ्लक्स होगा उतना ही निर्गत फ्लक्स होगा, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा इसका? जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ये है अपने पास, अब देखना चलो छोड़ो इसको, आगे अपन चलते हैं।
ये इसकी बात हो गई। अब ये है, ये ले लो, इसके अंदर 2 माइक्रोकूलम आवेश है। अब फ्लक्स का मान 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कितना होगा फ्लक्स का मान? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू का मान क्या आएगा? 2 × 10⁻⁻6 बटे एप्सिलॉन 0। ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। आ गया समझ में कैसे निकाला है अपन ने? इसके अंदर का आवेश कंसीडर करेंगे। बाहर वाला जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो तो जितनी अंदर प्रवेश कर रही है उतनी कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो वो तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, पर ये काम करेगा कि नहीं करेगा? तो ये इसका मतलब हो गया अपने पास। आगे अपन चलते हैं। गाउस के नियम की विशेषताएं बता देता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसेस लॉ। देखो जी भाई, सबसे पहले तो विशेषता जो है गाउस के नियम की परिभाषा में आ जाती है। परिभाषा कौन से प्रश्नों के लिए है? ये बंद के लिए। इसमें भी अगर क्या पूछ रही है दिव्या, इसमें अलग अलग क्या होता? क्वेश्चन क्लियर नहीं है भाई, है ना? एक बार दोबारा लिख देना। सबसे पहले यह नियम केवल बंद प्रश्नों के लिए ही लागू होता है, खुले प्रश्नों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब बंद प्रश्न मैंने बताए रखे हैं, घन, घनाभ, इसके बाद में बेलन हो गया, बेलन के बाद में ठोस गोला हो गया, खोखला गोला हो गया। ये सारे के सारे प्रश्न कौन से हैं? बंद प्रश्न हैं। वैसे ये केवल बंद प्रश्नों के लिए ही लागू होता है, पर तुम्हारी किताब में क्वेश्चन भी है, उसमें यूं है कि ये कोई आयताकार पृष्ठ है, ठीक है, इसके ठीक ऊपर 10 सेंटीमीटर पर, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर प्लस में 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक ऊपर रखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इस आयत से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। आयत से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। इसको यूं समझ सकते हो, ये मेरा हाथ जो है वो आयत हो गया, आवेश जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो गया कि नहीं हो गया? अब इससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब तुम जानते हो कि गाउस का नियम लगाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि गाउस का नियम कौन से प्रश्नों के लिए लागू होता है? बंद के लिए। ये प्रश्न कैसा है? खुला। तो गाउस का नियम अपन इसके लिए लगा सकते हैं, तरीका बता देता हूं। अब अपन क्या करते हैं, 6 प्रश्नों की कल्पना कर लेते हैं। एक प्रश्न तो खुद है ही है, मान लो कि एक प्रश्न इधर है, मान लिया अपन ने, एक इस साइड में है, एक इधर है, एक इधर है और एक इसके ऊपर है। जब ये पूरे 6 पृष्ठ हो गए, तो अब आवेश खुले पृष्ठ के भीतर हुआ, बंद के भीतर हो गया? बंद। घनाभ बन गया कि नहीं बन गया? तो बंद के अंदर हो गया या घन बन गया अपने पास, मान लो। तो घन के अंदर आवेश हो गया कि नहीं हो गया? तो अब पृष्ठ बंद हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर अपन घन की कल्पना करें, तो घन की कल्पना करने पर निर्गत फ्लक्स कितना होगा? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मान कितना है? 2 × 10⁻⁻6 बटे एप्सिलॉन 0। अब आते हैं, ये तो घन के कारण निर्गत फ्लक्स हो गया। घन में कितने पृष्ठ होते हैं टोटल? 6। 4 तो दीवारें होती है, एक ऊपर और एक होता है नीचे। ये जो आयत है वो घन का एक भाग है कि नहीं है अपने पास? तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? इससे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? फाई डैश फाई ई, कितने का भाग दे दोगे इसमें? 6 का। कारण ये जो आंसर आ रहा है वो 6 फलकों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पृष्ठ का निकालना है, किससे डिवाइड कर दिया अपन ने? 6 से। तो आंसर आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से अपन गाउस के नियम को खुले पृष्ठ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कल्पना किसकी करनी पड़ेगी? बंद पृष्ठ की ही कल्पना करनी पड़ती है।
आगे अपन चलते हैं। गाउस का नियम जो है अपने पास केवल उन्हीं पृष्ठों में लागू होता है जो कूलाम के नियम का पालन करते हैं या व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये समानुपाती क्या होता है, 1/r²। गाउस का नियम केवल उन्हीं पृष्ठों के लिए एप्लीकेबल है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का या कूलाम के नियम का पालन करते हैं। मतलब अगर कूलाम का नियम लागू है तो गाउस का नियम लागू होगा, अदरवाइज ये लागू नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, गाउस का नियम जो है वो कूलाम के नियम का सहायक है, असिस्टेंट है भाई। कूलाम का नियम अपने आप में पर्याप्त है, उससे विद्युत क्षेत्र वगैरह कभी भी कहीं भी किसी के कारण भी ज्ञात किया जा सकता है। फिर सवाल उठता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी फिर गाउस के नियम की? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कूलाम के नियम में, जैसे कूलाम के नियम से मान लो कि अपने पास बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। 1000 आवेश हैं तो उसमें पहले आवेश के कारण फिर दूसरे आवेश के कारण सबका टोटल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेथड बहुत लंबा हो गया, आगे नहीं हो गया। गाउस का नियम इस चीज को एकदम सरल बना देता है। जब भी आवेशों का वितरण बहुत ज्यादा हो तो गाउस का नियम आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। कारण बता देता हूं मैं। फिजिक्स और मैथ्स में टोटल करने के या जोड़ने के दो तरीके हैं भाई। एक तो है सिग्मा, बीजगणितीय योग जिसको कहते हो। बीजगणितीय योग में तो सारे ही पद चलते हैं कि नहीं चलते हैं? पहला दूसरा ये दूसरा, एक मेथड तो ये है, एक मेथड क्या है जोड़ने का? क्या मेथड है गणित में? समाकलन। दूसरा मेथड क्या होता है? समाकलन। समाकलन सरल होता है भाई, कारण जो बीजगणितीय मेथड होता है उसमें अगर 1000 पद है तो 1000 पद अलग अलग होते हैं, उनको सबको जोड़ना पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत जटिल हो जाती है। हाँ भाई सही है मयंक। इंटीग्रेशन में या समाकलन में एक तो लोअर लिमिट की जरूरत पड़ती है, एक अपर लिमिट की जरूरत पड़ती है, बाकी किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जब भी आवेश का वितरण बहुत ज्यादा हो तो समाकलन सरल हो जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि गाउस के नियम में आपने ये देखा समाकलन आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बहुत ज्यादा आवेशों का वितरण हो तो गाउस के नियम की सहायता से आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसलिए गाउस के नियम की आवश्यकता होती है। अदरवाइज कूलाम का नियम सफिशिएंट है और कोई कमी उसमें नहीं है। ये बात हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं, गाउस के नियम में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ का जो फ्लक्स का मान होता है वो पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखना, मान लो इसमें +2 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम। फ्लक्स कितना होगा? 2 × 10⁻⁻⁶/ε0। इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। तीनों की आकृतियां अलग अलग है कि नहीं है? फ्लक्स का मान समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब गाउस के नियम में जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। केवल किस पर निर्भर करता है? उसके अंदर कितना आवेश है उस पर निर्भर करता है, उसके इनसाइड में कितना चार्ज है उस पर ही निर्भर करता है। ये तो हो गया आकृतियां अलग अलग है। आकार और ले लेते हैं। मान लो कि इसके अंदर 2 माइक्रोकूलम आवेश है तो फाई बराबर 2 × 10⁻⁻⁶/ε0। मान लो कि अपने पास ये ठोस गोला है, इस गोले की त्रिज्या डबल कर दें अपन, तो आकार डबल हो गया। केवल आकार डबल कर रहे हैं, ये डबल कर दिया, तो भी फ्लक्स का मान कितना होगा ये बताओ? आंसर सेम ही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब आकार पर भी निर्भर नहीं करता है और आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, गाउस के नियम में जो पृष्ठ काम में लिए जाते हैं वो नियमित ज्यामितीय आकृतियों के होने चाहिए। जो पृष्ठ काम में लिए जाते हैं वो नियमित ज्यामितीय आकृतियों के होने चाहिए। कारण भी बता देता हूं नियमित ज्यामितीय आकृतियों के क्यों होने चाहिए। नियमित ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं किसको है? जो तुम गणित में पढ़ चुके हो, जिनके क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र तुम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जैसे घन का घनाभ हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं? तो इनके लिए अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अनियमित आकृतियों में निकाल तो सकते हो, कोई मना थोड़े कर सकता है। ये आकृति अनियमित है, इसका क्षेत्रफल निकाला तो जा सकता है, पर सीधा कोई फॉर्मूला है क्या इसका, ये बताओ?
नहीं है। तो गाउस के नियम में टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां नहीं लेते हैं। गाउस के नियम में नियमित ज्यामितीय आकृतियों का चयन किया जाता है ताकि गणना सरल हो जाए, और कोई कारण नहीं है भाई, गणना को सरल करने के लिए नियमित ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, गाउस के नियम में आवेश का वितरण एक समान भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। आवेश का वितरण एक समान इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर असमान वितरण हुआ तो फिर समाकलन हो ही नहीं सकता है, फिर समाकलन करना संभव नहीं है। समाकलन और बीजगणितीय योग सिग्मा को समझने का तरीका बता देता हूं। देखो, सिग्मा को यूं समझ लो कि एक दीवार है और दीवार पत्थरों से बनाई हुई है। दीवार किससे बनाई हुई है? पत्थरों से बनाई हुई है। दीवार की लंबाई जो है 10 मीटर है। अब दीवार पत्थरों से बनी है तो समाकलन नहीं हो सकता, कारण पत्थरों की साइज सबकी अलग अलग होती है कि नहीं होती है। पत्थरों की साइज अलग अलग हो गई तो अल्पांश अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन अगर दीवार ईंटों की बनी हुई है तो सभी ईंटों का साइज समान होता है कि नहीं होता है, उसमें समाकलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ईंट को एक अल्पांश माना जा सकता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा, अपने पास लिमिट लग जाएगी उसमें। लेकिन अगर दीवार पत्थरों की है तो फिर उसका अपने पास समाकलन नहीं हो सकता। तो यूं मान लो कि पत्थरों की दीवार है वो तो सिग्मा है और ईंटों की दीवार है वो समाकलन है। तो आवेश का वितरण एक समान होने पर गाउस का नियम अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज गाउस का नियम अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद में और क्या था? ये हो ही गया, पृष्ठों का चयन बता ही दिया। हाँ भाई, और कोई याद आएगा तो बीच में बता दूंगा मैं। आगे चलते हैं, गाउस के नियम का सत्यापन। हाँ भाई, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति या गाउस के नियम का सत्यापन। माना कि कोई बंद पृष्ठ है, उसके भीतर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इस पृष्ठ की सतह पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश हो गया अपने पास। इस अल्पांश का सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया अपने पास, ये ds हो गया, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे इधर ये यहाँ नहीं है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में यूं स्थिति है कि मेरा हाथ है तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो 3D में है, ये यहाँ पर है। ये धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बिंदु की ओर हो गई, तो ये E हो गया। E और ds के बीच का कोण कितना मान लिया अपन ने? थीटा मान लिया। आ गया ये भी समझ में अपने पास। अब अपन चलते हैं, गाउस के नियम के अनुसार क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0। यहां से अल्पांश से और आवेश के बीच की दूरी क्या मान ली अपन ने? r मान ली। फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर क्यों नहीं करता है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट ही उसमें, कुल आवेश का ही तो है अपने पास, इसलिए यही तो विशेषता है इसकी। आगे अपन चलें, सिग्मा क्यू टोटल आवेश किसके बराबर है पृष्ठ में? क्यू के बराबर है, तो क्यों रखो इसमें, क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0। अब अपने को गाउस के नियम का सत्यापन करना है
अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे तो सही हो गया, जाएगा नहीं होगा। LHS ले लो भाई, क्या होगा LHS में बताओ। E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू, ये लिख सकते हो EDS cos थीटा। कूलाम के नियम के अनुसार बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर Q/r²। ये कूलाम का नियम काम में आ गया है, ठीक है। तो बराबर क्या चलेगा बताओ, Q/r² ds cos थीटा हो जाएगा। Q बाहर कर दो, इसमें अंदर क्या आएगा, ds cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r² हो गया अपने पास। अब ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये किसके बराबर होता है, ये जो पद है ना 11th में पढ़ा होगा, ये पद किसके बराबर होता है भाई, कौन बता सकता है, देखिए मयंक, दिव्या, क्या होता है डी ओम, ठोस कोण। किसको कहते हैं ठोस कोण, ये पद होता है डी ओमेगा के बराबर, और ये अल्पांश ठोस कोण है भाई, क्या है ये, अल्पांश ठोस कोण। ये सॉलिड एंगल है, 11th क्लास में आता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। हाँ भाई सही लिखा है आंसर। अरे आज हिंदी में गजब प्रिंट कर रहा है तू। तो ये ठोस कोण होता है। अब सवाल उठता है कि कोण और ठोस कोण में क्या अंतर है। सबसे पहले आते हैं कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वृत्त के अंदर है, क्योंकि कोण की परिभाषा क्या होती है, थीटा। क्या लिखते हो, चाप बटे त्रिज्या। चाप जो कटता है वो वृत्त के अंदर ही कटता है कि नहीं कटता है, जैसे ये चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो S ये R हो गई, ये कोण कितना हो गया, थीटा। तो यहाँ से ये चाप बटे त्रिज्या S अपॉन R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने पास आ गया समझ में। तो कोण का कॉन्सेप्ट तो वृत्त के अंदर होता है, ठीक है। और वृत्त के केंद्र पर कुल ठोस कोण, ज्यादा से ज्यादा वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितना बन सकता है, 360। रेडियन में कितना हो जाएगा, 2πr। कैसे, अब अगर चाप लोगे तो पूरी परिधि आएगी, 2πr परिधि हो जाएगी चाप अपॉन r, तो कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, ये 2π रेडियन के बराबर। ये तो बात हो गई कोण की, इसकी बात हो गई ये तो कोण की। अब कोण और ठोस कोण में क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है वो चलते हैं। ठोस कोण का कॉन्सेप्ट ठोस गोले के आधार पर है भाई, किसके आधार पर है, ठोस गोले के आधार पर या ठोस वस्तुओं के केंद्र पर किसी अल्पांश के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। ठोस कोण कैसे बनता है मैं समझा देता हूं। जैसे गर्मियों में तरबूज बेचने वाले आते हैं, तो आजकल तो वो लंबे तरबूज आते हैं, वैसे गोल तरबूज भी आते हैं, एकदम गोल तरबूज भी मिल जाते हैं। जब तरबूज वाला आता है तो अपन ये चाहते हैं कि भाई अंदर से देखेंगे भाई लाल है कि पीला है या सफेद है अपने पास। तो तरबूज वाला क्या करता है, तरबूज की सतह पर एक चौकोर निशान बनाता है चाकू से, और गहराई में चाकू से काट के और टुकड़ा बाहर निकाल लेता है। अब तरबूज को ठोस गोला मान लो, वो खांचा बाहर निकाल लिया, उस खांचे ने तरबूज के केंद्र पर जो कोण बनाया वो कोण नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ठोस कोण कहलाएगा। क्योंकि तुम देख लो वो कोण थोड़े ही है, कोण तो है 2D में, 2 डायमेंशन में है कोण हमेशा ही। कैसे, ये अंगुलियां, इनके बीच में कोण है। अब वो खांचा कटेगा तो वो खांचा ऐसा कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लो बोले, ये आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी। ये 2D में है कि 3D में है, ये 3D में है। तो ये ठोस कोण बनेगा। तो ठोस गोले के केंद्र पर अल्पांश के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसको ठोस कोण कहा जाता है। तो ये सॉलिड एंगल है अपने पास आ गया। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, वो जो खांचा 3D में कटेगा उस खांचे ने जो कोण बना लिया वो ठोस कोण कहलाता है। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, और अल्पांश ठोस कोण का सूत्र होता है ds cos थीटा अपॉन r²। जैसे कोण का सूत्र क्या होता है, s अपॉन r, वैसे इसका सूत्र ये होता है। अब अपन चलें इसमें, चलो जी भाई,
तो ये आ गया इज इक्वल टू के क्यू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। अब डी ओमेगा को इंटीग्रेट करोगे तो ओमेगा आएगा, मतलब कुल ठोस कौन होगा, ठोस गोले के केंद्र पर कुल ठोस कोण कितना बन सकता है, 4 पाई स्टेरेडियन। जैसे वृत्त के केंद्र पर कुल कोण 2 पाई आर से निकालते हो कि नहीं निकालते हो। अब उसमें तो परिधि आ रही थी एस अपॉन आर आ रहा था, तो तुम लोगों ने क्या किया था, 2 पाई आर अपॉन आर ले लिया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। इसमें डीएस का मतलब क्षेत्रफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रही बात कोस थीटा की, थीटा का वैल्यू 0 ले लो तो कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुल ठोस कोण किसके बराबर होता है 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। तो ये 4 पाई के बराबर हो गया, तो क्या रहेगा बताओ, के क्यू इनटू क्या आएगा 4 पाई, के का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इनटू 4 पाई, ये कैंसिल आउट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये अपने पास प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। अब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी भाई, आगे अपन चलते हैं। इसमें हमारी बुक के एक दो एग्जाम्पल हैं, वो करा देता हूं मैं। ये है, ये कोई पृष्ठ यूं रखा हुआ है और ये विद्युत क्षेत्र है इसमें। तो इसमें ये पूछा है एक तो कुल फ्लक्स ज्ञात करो, एक वक्र भाग व समतल भाग का फ्लक्स ज्ञात करो। तो देखो भाई कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपन चलें, पहले तो ये तो समतल भाग हो गया, ये मान लो कि कटोरी उल्टी रखी हुई है, तो नीचे जो हो गया वो तो समतल भाग हो जाएगा। ऊपर कटोरी का ये वाला भाग वक्र भाग हो गया कि नहीं हो गया, मुड़ा हुआ भाग हो गया अपने पास, ये वक्र हो गया और ये कौन सा हो गया समतल। समतल को प्लेन कहते हैं, तो प्लेन सरफेस, वक्र को कर्व सरफेस, तो सी एस लिख देंगे अपने पास। सबसे पहले आ जाओ, क्या इसके अंदर कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो सिग्मा क्यू किसके बराबर है, पहले तो 0 के बराबर है। तो गाउस के नियम के अनुसार फाई टोटल या फाई नेट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। तो एक तो नेट फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसके दो भाग हैं, एक तो समतल भाग है, एक कौन सा भाग है वक्र भाग है। तो अपन ये लिख सकते हैं फाई नेट इज इक्वल टू फाई पी एस प्लस फाई सी एस, वक्र पृष्ठ के लिए, प्लस किसके लिए हो जाएगा समतल पृष्ठ के लिए। तो ये ले लिया इसमें। अब ये तो हो गया 0 के बराबर। फाई पी एस ज्ञात करेंगे अपन, पहले क्या ज्ञात करेंगे फाई पी एस। ये है पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल नीचे की ओर, तो ये ds हो गया, आगे नहीं हो गया। अब E और ds के बीच में कोण कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, तो क्या लिखोगे ई डी एस कोस 90, तो ये भी किसके बराबर हो गया बताओ 0 के बराबर हो गया। अब ये मान यहाँ रख दो इसमें, तो 0 प्लस फाई सी एस इज इक्वल टू 0, तो फाई सी एस भी किसके बराबर हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। एक इसकी दूसरी कंडीशन और है,
वो यूं दे रखी है। इसमें ये विद्युत क्षेत्र जो है वो ऊपर की ओर दे रखा है भाई। ये PS हो गया, ये CS हो गया। पहले तो वही फाई नेट निकालो। कुल आवेश कितना है 0, तो ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 0/एप्सिलॉन 0, ये 0 पहले तो। फिर वापस अपन वही तरीका, फाई नेट इज इक्वल टू फाई CS प्लस फाई PS इज इक्वल टू 0 हो गया। फाई PS निकालना चाहते हैं अपन, तो फाई PS इज इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल किधर हो जाएगा, नीचे की ओर। E और DS के बीच में कोण कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। तो फाई PS इज इक्वल टू EDS कोस 180, कोस 180 का मान -1 हो जाएगा, तो माइनस EDS हो गया, तो माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग हो गया कि नहीं हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, पाई आर का स्क्वायर। तो अपने पास फाई PS जो आया वो -E पाई आर स्क्वायर आ गया। अब निकालना चाहते हैं फाई CS, तो वैसा का वैसा ही चलो, फाई CS -E पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो फाई CS इज इक्वल टू E पाई आर स्क्वायर। ये इसमें ये आंसर आएगा, और उसमें ये चेंज हो जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ नीचे की ओर दे दोगे तो ये आंसर तो किसमें आ जाएगा, प्लस में, और वो आंसर अपने आप ही किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, और कल टेस्ट रहेगा भाई, पेपर भिजवा दूंगा, ठीक है।